अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। तफसीली खबरों से पहले लेंगे एक ब्रेक। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्व-नुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स को गैर कानूनी करार दे दिया। कमीशन ने तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंड जब्त करने से मुतालिक शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। इमरान खान को गलत बयान हल्फी जमा करवाने का भी मुर्तकिब ठहराया गया। फैसले की तफसील जानिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने बड़े मुकदमे में बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाली जमात करार। अकबर एफ बाबर के पीटीआई पर नाजायज फंड्स लेने के इल्जामात साबित हो गए। चेयरमैन पीटीआई के फंड्स दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट गलत निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्टेट बैंक से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट जाहिर किए, मजमूई तौर पर 16 अकाउंट छुपाए। 13 अकाउंट पीटीआई की आला क़यादत ने खुलवाए, मगर उनसे लाताल्लुकी जाहिर की गई। अकाउंट जाहिर न करना पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत हैं। इमरान खान के सर्टिफिकेट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। फैसले में 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 अफराद से मिलने वाली फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया है। इनमें वोटन क्रिकेट, ब्रिस्टल सर्विसेज के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि क्यों न ये तमाम फंड जब्त कर लिए जाएं। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो कानून के मुताबिक इकदाम करे और ममनुआ फंडिंग का केस वफाकी हुकूमत को भिजवा दे। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर सियासत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी साफ थी, इलेक्शन कमीशन के फैसले से वाज़ेह हो गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग पर फैसले से मुताल्लिक वजीर आजम ने रद्द अमल दिया है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के भी इल्जामात हैं। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि इमरान खान मुसद्दका झूठा है। कौम को इमरान खान की सियासत के मुजम्मरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जाती है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग पर फैसला, जिस पर वजीर आजम ने रद्द अमल दिया है। इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्जामात भी हैं, ऐसा कहा गया है वजीर आजम की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुसद्दका झूठा है। कौम को इमरान खान की सियासत के मुजम्मरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जाती है, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक साबित हो गया कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 बैंक खाते भी कानूनी हैं। फारूक हबीब कहते हैं कि सारा पैसा पाकिस्तानियों ने दिया। मलिका बुखारी के मुताबिक पहले दिन से ये मौकिफ था कि ये केस ममनुआ फंडिंग का है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला दुरुस्त नहीं। 16 अकाउंट सब्सिडियरी हैं जिन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। तय हो गया कि ये फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं। कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि अगले मरहले में वादे करेंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। उम्मीद करते हैं कि दीगर जमातों की फंडिंग भी सामने लाई जाएगी। इस मौके पर फारूक हबीब ने दावा किया कि 16 अकाउंट्स पाकिस्तानियों के हैं। ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई पीटीआई लाहौर का अकाउंट है, कोई पीटीआई बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है, खोखला फैसला है। मलिका बुखारी का कहना था कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन से भी वो फैसला आया जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था। जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि राइट लेफ्ट छोड़ें और इलेक्शन की जानिब बढ़ें।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपनी नई ट्वीट में वो कहती हैं कि फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, बदउनवान, मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब और बैरूनी क़ुव्वतों के इमाम पर काम करने वाला साबित हुआ है। मरियम नवाज के मुताबिक इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत आज औंधे मुंह गिर पड़ा। बेशक अल्लाह हक है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, उनसे पैसा लेता रहा और पैसे को मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। नून लीग की नायब सदर ने लिखा कि इस गैर मुल्की एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और सी पैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से लाखों डॉलर्स और पाउंड्स की ममनुआ फंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा अबराज ग्रुप ने डाला। इलेक्शन कमीशन ने बरतानिया में गिरफ्तार आरिफ नकवी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अमरीका में मुकीम भारतीय शहरी रुमेता सेठी से 13,000 अमरीकी डॉलर की फंडिंग भी गैर कानूनी निकली। पीटीआई को मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनी से कितनी ममनुआ फंडिंग हुई, इसकी तफसील जानिए शहजाद अली की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुजरिमाना धोखाधही में मुलव्विस कारोबारी शख्स आरिफ नकवी की कंपनी से एहतियात लेने का मुर्तकिब करार दिया। फैसले में अबराज ग्रुप के मालिक की बरतानिया में गिरफ्तारी और अमेरिका में मुकदमात का भी हवाला दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सामने वोटन क्रिकेट लिमिटेड से फंड्स की पाकिस्तान मुंतकिली के सबूत रखे। पीटीआई ने आरिफ नकवी का दस्तखत शुदा बयान हल्फी फराहम किया। अबराज ग्रुप के मालिक ने तस्लीम किया था कि उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में होते हुए 21,21,500 डॉलर के एहतियात जमा करने में रजाकाराना तौर पर हिस्सा डाला, जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के कानून की खिलाफ वर्जी है। आरिफ नकवी और पीटीआई ने ये नहीं बताया कि ये फंड्स किसने दिए। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने दुबई में रजिस्टर्ड ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 49,965 डॉलर हासिल किए। उसे स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड ई प्लेनेट ट्रस्टीज से 1 लाख डॉलर मिले। तहरीक इंसाफ को अमेरिका से 2,52,500 डॉलर, बरतानिया से 2,79,000 डॉलर और 7,92,000 पाउंड की गैर कानूनी फंडिंग हुई। कनाडा से 35,81,186 रुपए, ऑस्ट्रेलियन कंपनी अनवर ब्रदर्स से 6,79,000 रुपए पीटीआई को मिले, जो ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। वाज़ेह हो गया कि कौन सादिक है और कौन अमीन है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है। पीटीआई सबसे बड़ी चोर जमात है। 150 करोड़ रुपए इमरान खान ने गैर कानूनी जराए से लिए। फंड करने वालों में भारतीय और इस्राएली शहरी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिस जमात की सियासत ही दूसरों को चोर कहने में है, वो खुद सबसे बड़ी चोर निकली। पाकिस्तान का कानून गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों से फंड्स लेने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अहम तरीन केस का फैसला सामने आया है। पीटीआई के खिलाफ उसके फंडिंग सोर्सेज हैं, यानी कहाँ से रकूम हुई, किसने भेजी, कैसे भेजी, उनका इस्तेमाल क्या हुआ। आज 8 साल के बाद फैसला आया है। सबसे बुनियादी बात यह है, इमरान खान वो जमात जो पिछले उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं। ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। और ये मामूली चोरी नहीं है। 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन जराए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। 5 मिलियन डॉलरों में आए, 22 करोड़ रुपया आया और 8 लाख पाउंड आए। इनमें हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं, इसमें इजरायली शहरी भी शामिल हैं। 34 गैर मुल्की शहरी हैं, 351 कंपनियां। एक बड़ा नाम आया जो भूटान क्रिकेट क्लब है, इससे तकरीबन 55 करोड़ रुपया इमरान खान को भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती, क्या ये अशखास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे? जमात इल्ज़ाम उन पे अपने ओहदेदारों पे लगा रही है, कहती जी मुझे इन 16 अकाउंट का पता नहीं। क्या इससे साबित नहीं होता कि कौन सादिक है, कौन अमीन है? आज इलेक्शन कमीशन भी इस बात की तस्दीक करता है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से भी कोई सच नहीं बोला। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान खान का झूठा होना साबित हो गया। तहरीक इंसाफ ने भारतीय सनतकारों से फंड्स लिए। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हलफनामे भी झूठे निकले। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। साबित हो गया है
کہ عمران خان نے جھوٹ بولا. اس نے جو حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹا تھا. اس نے جو ڈیٹیلز دی وہ تمام جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. 34 ایسے بھارتی صنعت کار ہیں جن کے پیسے لے کر عمران احمد نیازی نے پاکستان کے اندر سیاست کی. رومیتا شیٹی صاحبہ ہیں, یو ایس بیس بزنس وومن ہے, انڈین اوریجن ہے. ان کی جانب سے کئی $1,000 جو ہیں وہ عمران خان کو دیے گئے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے. 350 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پیسے دیے. یہ عمران احمد نیازی باہر سے ممنوع اکاؤنٹ سے پیسے لا کر اس ملک میں سیاست کر رہا تھا. تو یقیناً جس ایجنڈا پہ سیاست کر رہا تھا اس پر بھی سوال اٹھتا ہے, اس کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتا ہے. الیکشن کمیشن نے جھوٹا کہا ہے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنول دلشاد کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس بھجوا سکتی ہے. آرٹیکل 17 پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کیس میں ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی. کنور دلشاد کے مطابق وفاقی حکومت اب اپنا قانونی کام مکمل کرے, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن وفاقی حکومت آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کر سکتی ہے. آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہو گئی. آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ہے. آرٹیکل 17 پورا پاکستان, پوری قومی اسمبلی بھی آرٹیکل 17 کو تبدیل نہیں کر سکتی. وہاں کا ڈھانچہ ہے وہ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بھی اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دے سکتا. وہ آئین کا ڈھانچہ ہے وہ. اس کے تحت کہا کہ اس پارٹی نے فارن فنڈنگ حاصل کی ہے, آپ آرٹیکل 17 کے خلاف کارروائی کریں, کیونکہ اس میں 34 غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ آ چکی ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کا ذکر کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان. اور یہ بھی کہہ دیا کہ پارٹی کے چیئرمین نے جو گوشوارے جمع کرائے وہ غلط بیانی میں تھے, حقائق چھپائے گئے, اور اس میں جو انہوں نے دستاویزات دی کہ اس کے اندر کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے وہ ثابت ہو گئی ہے. ان کے خلاف بھی کارروائی ہو, وہ تو الیکشن کمیشن پاکستان کرے گا. کرکٹ جو انڈین رجسٹرڈ پارٹی ہے, انڈین رجسٹرڈ کمپنی ہے, اس کا $21 لاکھ جمع ہو گیا. اس سے بڑی فارن فنڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا اہم کیس الیکشن کمیشن پاکستان نے جاری کر دیا. اور ممنوعہ فنڈنگ میں اور غیر ملکی فنڈ میں اور فارن فنڈنگ میں کوئی فرق نہیں. پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ الزامات درست ثابت ہو گئے, اب عمران خان استعفیٰ دیں. اکبر کے مطابق یہ سچائی کا طاقت سے مقابلہ تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے. الیکشن کمیشن نے تصدیق کر دی کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ لی. آج کے فیصلے نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے. عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے. اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے. یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ, اس میں ہم سرخرو ہیں. الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے. یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے جس سے یہ فاشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں, آپ جو مرضی فاشسٹ حربے استعمال کرے, ڈیمونسٹریٹ کرے, آئینی اداروں کی تصحیح کرے, آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے, اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے. آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چور, جھوٹا, غیر ملکی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کا مرتکب آخر 8 سال بعد پکڑا گیا ہے. انہوں نے عمران خان سے پارٹی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چور, جھوٹا, غیر ملکی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کا مرتکب آخر 8 سال بعد پکڑا گیا ہے. انہوں نے عمران خان سے پارٹی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا.
वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चोर, झूठा, गैर मुल्की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया है। उन्होंने इमरान खान से पार्टी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चोर, झूठा, गैर मुल्की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मुर्तकिब आखिरकार 8 साल बाद पकड़ा गया। उन्होंने इमरान खान से पार्टी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर दिया। अभी आपको अहम पेशरफ से आगाह करें, लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ISPR के जराये ये बताते हैं कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। गुज़श्ता रोज़ जो हेलीकॉप्टर लापता हुआ था उसका अब मलबा मिल गया है। ISPR के जराये का ये बताना है। ये वाक़या पेश आया था कल और यह खबर मिली थी कि हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा रहा है जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान में मौजूद था। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है, ये कहना है ISPR का। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी है और ट्वीट किया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान में मौजूद थे, मदद के लिए लोगों के गए हुए थे। और ये बात सामने आई है कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान में मौजूद था और वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जारी थीं। कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ये वाक़या पेश आया कल बलूचिस्तान में जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर वहां पर गया हुआ था, जो भेजा गया था लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की इमदाद के लिए ये लोग वहां पर मौजूद थे। हादसा पेश आया हेलीकॉप्टर को। ये हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है। कोर कमांडर कोयटा समेत तमाम 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हुए हैं। ISPR की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। रात भर इनकी सर्च के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, FC के जवान भी वहां पर मौजूद थे, इलाका मकीन भी अपनी मदद आपके तहत वहां पर मौजूद थे। पुलिस अलर्ट थी, लेकिन अब ISPR ने ट्वीट कर दिया है और ट्वीट में बताया है कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। कोर कमांडर कोयटा समेत तमाम 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। ये हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। बात कर लेते हैं, सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, इंतहाई अफसोसनाक ये खबर सामने आ चुकी है, क्या तफसील है आपके पास इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत एक तकलीफ देह सूरत हाल है। लोग इस वक्त बहुत इसके ऊपर अफसोस इसका यकीनन इसके ऊपर कोई समझ नहीं आ रही कि क्या इसके ऊपर तासुरात दिए जाएं। मगर अभी DG ISPR की एक ट्वीट और उसके बाद ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज मूसा गोत वंदर जो कि लसबेला के करीब जगह है, उसमें सैलाबी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के इस हेलीकॉप्टर का ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया था। उसका मलबा जो है वो तलाश कर लिया गया है। काफी इसमें घंटे लगे रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन में। और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, अफसोसनाक खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडो 12 कोर उन समेत जहाज में जितने सवार अफसरान और सिपाही थे वो शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया था और मजीद तफसीलात जो है ISPR की जानिब से कहा गया है कि तफसीली तहकीकात के बाद उसका तबादला किया जाएगा। सुमेरा, इससे मुतालिक आप बता रही थी, तर्जुमान पाक फौज की जानिब से बताया गया है कि हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। इब्तदाई तफ्तीश की जा रही है। कोर कमांडर कोयटा समेत तमाम 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं।
जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या खुदा। आबिद लतीफ़ साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, इंतहाई अफसोसनाक खबर, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, हेलीकॉप्टर में सवार 6 अफसरान शहीद हो गए हैं और उनके जो ख़ानदान हैं उनके लिए हम सब्र की दुआ कर सकते हैं और पूरी कौम इस वक्त में उनके साथ है। आप क्या कहेंगे? जी, आप सही कह रही हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जी। और जो जनरल सरफराज थे, मैं स्पेशली उनके लिए कहूँगा कि जी ये मीडिया में तो पिछले 3-4 दिन से मीडिया उसकी कवरेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन जनरल सरफराज पिछले 20-22 दिनों से जो थे वो फील्ड के अंदर थे और वो डेली इस पूरे सॉदर्न कमांड, वो क्योंकि खाली कोर कमांडर नहीं थे बल्कि कमांडर सॉदर्न कमांड भी थे, तो इस पूरे रीजन के अंदर वो फ्लाई करते थे और जाते थे हर जगह पे और पूरे ऑपरेशन को, जो कि रिलीफ ऑपरेशन है, उसको देख रहे थे। और एज ए पर्सन भी वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो अक्सर, मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो अक्सर वजू में रहने की कोशिश करते थे और बहुत एक अच्छे इंसान और बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे। इस तरह जनरल अमजद भी उनके साथ थे जो भी न्यूली प्रमोटेड थे, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशनल सोल्जर। बाकी ऑफिसर्स भी, इट्स अ ग्रेट लॉस। और आर्मी तो आप देख रहे हैं कि जी पूरी एफर्ट कर रही है और एक जो क्लैमिटी आई हुई है, इसके साथ साथ जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें पूरी सपोर्ट कर रही है। तो बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि पूरी कौम को ज़ाहिर है बहुत दुख है और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिलीज को जो है वो सब्र अता फरमाए। आबिद लतीफ़ साहब, कल जब ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ तो खैरियत की दुआ की जा रही थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इनके लिए खैरियत की दुआ की थी, लेकिन आज जब ये अफसोसनाक खबर सामने आई है, क्या कहना चाहिए हमें ऐसे वक्त में कि जब भी मुल्क में कोई भी आफत आती है, पाक फौज के जवान हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लोगों की मदद के लिए। आज भी जब ये वाक़या पेश आया तो लोगों की मदद के लिए ही ये लोग वहाँ पर गए थे। जी बिल्कुल, ये तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर, तो ये तो पूरी कौम को पता है, ये आज की बात नहीं है जी। जब भी कभी ऐसी कैमिटी आती है, जाहिर है क्योंकि जो फौज है उसका जो मैंडेट जो है वो भी यही है कि जब हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज हैं जब उनका कोलैप्स हो, जाहिर है एज क्योंकि वो एक फेडरल फोर्स है और एक प्रोफेशनल फोर्स है और द लास्ट रिजॉर्ट है, तो जब लास्ट रिजॉर्ट को फिर लॉन्च किया जाता है और जाहिर है हमेशा से कोई भी जो क्लैमिटी आती है फौज उसमें हिस्सा लेती है, चाहे वो क्लैमिटी हो चाहे नेशन बिल्डिंग हो, लेकिन अपने जाहिर है उस प्रोफेशनल पैरामीटर्स में रहते हुए। तो ये एक फौज की ट्रेनिंग ही ऐसी है जी। और आई थिंक लोग जिसको समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी लोग जो है वो फौज से जाहिर है अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, बिकॉज एक हिस्ट्री है फौज की अपने लोगों को सर्व करने की। बिल्कुल, जो अफवाज पाकिस्तान हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो कोई भी सानेहा हो, कोई भी आफत हो, कोई भी मुसीबत हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है अफवाज पाकिस्तान हमेशा वहाँ पर मौजूद हुई है। और जैसा कि आपने भी बताया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं वो भी कई दिन से इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, अभी मैं ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद, मेजर सईद, मेजर तलहा, नाइक मुदस्सर, ये तमाम जो उसमें मौजूद थे हेलीकॉप्टर में, तमाम ने जाम शहादत नोश किया है। पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। आपसे मैं चाहूँगी कि आप तफसीलन बता रहे थे जनरल सरफराज अली के बारे में, उनके बारे में आप कुछ और भी हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं 2006 की बात है कि मैं इनके साथ एक वॉर जोन में हम पोस्टेड थे, तो मैं उस वक्त की बात बता रहा था कि वो उस वक्त थी वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, और उस वक्त से मेरा थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन था। वो बहुत प्रोफेशनल, और मैंने जैसे बताया कि वो उस वक्त से मैंने उनकी एक आदत देखी कि वक्त से वजू में रहते थे और इसका इज़हार नहीं करते थे, कोई बहुत डिपेक्ट नहीं करते थे कि जी मैं वजू में हूँ और बहुत कुछ। तो ही वाज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छे कमांडर थे। और अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उनका एक शहादत उनकी कबूल फरमाई, उनके दर्जात बुलंद करे। और वैसे भी जो कोर वो कमांड कर रहे थे वो बहुत सेंसिटिव कोर है, और आपको पता है कि आजकल जो थोड़े से हमारे जो वेस्टर्न साइड पे जो हालात हैं
اور پھر جو ایک بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان بوتھ ٹرمز، ایک تو کائنیٹک ٹرمز میں بھی اور ایک جو ہمارا انفارمیشن وارفیئر ہے اس کے ذریعے بھی. تو آئی تھنک وہ اس پوری جو سینیریو ہے اس کو سمجھتے تھے اور ان کی ایک بڑی گرفت تھی. اسی وجہ سے وہ جتنے سیگمنٹ ہیں اس وقت اس پروونس کے اندر جن کے تھرو ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، وہ ان سے بہت اچھے طریقے سے انگیج تھے اور ان کو بہت پروفیشنلی ہینڈل کر رہے تھے. عابد لطیف صاحب، جب بھی ملک کے اندر کوئی آفت آتی ہے، جس طرح سے ابھی سیلاب زدگان علاقوں کی نگرانی یہ کر رہے تھے، ریلیف آپریشن کی زیر وہاں پر اہتمام ہو رہا تھا، یہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم تو صرف اتنا ہی سنتے ہیں کہ پاک فوج امدادی کاموں میں مصروف ہے. کس قسم کی امداد پاک فوج کی جانب سے کی جاتی ہے، اور وہاں پر جب یہ آفت زدہ علاقوں میں جاتے ہیں تو کس طرح سے لوگوں کو وہاں ریسکیو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہر امدادی جو کام ہے جو اسپیشلی کلیمٹیز کا ہے، اس کے جو کلیمٹی آتی ہیں اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا تو ریسکیو ہوتا ہے، پھر ریسکیو از دا امیڈیٹ ایکشن جس میں لوگوں کو اس آفت سے نکالنا، پھر اس کے بعد دائرہ ریلیف ہے اور پھر ریہیبلیٹیشن ہے. تو فوج اسی سیکوینس سے یہ سارا کام کرتی ہے جی. اور جو فوج کا جو سیٹ اپ ہے جس میں یہ جو چین آف کمانڈ ہے، کیونکہ ایک بہت ہی مونولیتھک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک بہت ویل ڈیولپڈ ہیرارکی ہے، تو یہ ہیرارکی ہی ایکچولی کلیمٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک میں تو کہتا ہوں کہ فرسٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ اور فرسٹ وال بن جاتی ہے، جس کے ساتھ پھر وہ اس پروفیشنلزم کے ذریعے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو فوج نے ہمیشہ، چاہے وہ زلزلہ ہو، آپ کے سامنے اس کی مثال ہے جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، چاہے سیلاب ہو، کوئی اور کلیمٹیز ہو. اور یہ ایک چیز ضرور یاد رکھنے والی ہے جی کہ یہ جو آنے والا ٹائم ہے اس میں اس چیز کی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ اس میں بہت سارے اب کلائمیٹک ایونٹ جو ہے ون آفٹر دی ادر، یہ تو دنیا کے سارے کلائمیٹولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ ون آفٹر دی ادر اب خدا نخواستہ کلائمیٹک ایونٹس آئیں گے. تو اس میں اگر آپ کی ویل ٹرین پروفیشنل آرمی اور باقی انسٹیٹیوشنز اگر ان سنک ہوں گے تبھی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ فائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں احمد سعید منہاس دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ جو ہے وہ مل گیا ہے، لسبیلا سے ملا ہے. کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام 6 آفیسرز جو تھے اس میں تمام جوان شہید ہو گئے ہیں. افسوسناک خبر ہے. خبر یہ بھی افسوسناک ہے مگر جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی افسوسناک ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انتہائی غمناک خبر ہے جس میں کمانڈر 12 کور اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کی شہادت کی خبر آئی ہے. رات سے ہی اس کے اوپر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن چل رہا تھا. اس میں پولیس اور آرمی کی یونٹس جو ہیں وہ مل کے ان کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن چونکہ رات کو یہ موسم اس علاقے میں خراب تھا اور سیلاب کا پانی سارے علاقے میں تھا، اور یہ ایک ایسی ویلی بنتی ہے وندر کے علاقے میں جہاں پہ ہوا بھی بہت تیز چلتی ہے اور آس پاس جو ماؤنٹینس اس کی جو ہے وہ رینج بھی ہے. تو حادثاتی طور پہ ہی ایم شور کہ جیسے کہ کوئی کسی بھی ایویشن کے افسر سے کسی بھی پائلٹ سے اگر آپ بات کریں گے تو اس کی سب سے جو اس کی فلائنگ مشین ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ویدر ہوتا ہے. تو ویدر جو کل کے حساب سے اس علاقے میں تھا وہ کافی جو ہے وہ نامساعد تھا اس فلائنگ کے لحاظ سے، لیکن وہ جو اس میں ہوا چلتی ہے تیز اس کوریڈور کے اندر، تو یہ فلی لوڈڈ ہیلی کاپٹر بھی تھا، تو اس میں جو ہے یہ حادثہ جو ہے پیش آیا. اس میں یہی بتا چلوں کہ جس طرح بلوچستان میں کمانڈر 12 کو خود اس کو دیکھ رہے چیف آرمی اسٹاف کی ہدایت کے اوپر کہ جس طرح سے وہاں پہ ایک کریٹیکل بریجز ٹوٹے ہیں اور جو کراچی اور یا سندھ اور بلوچستان جو رابطہ جگہ جگہ سے ٹوٹا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو امیڈیٹ پلان بنانے کے لیے وہ اپنے کمانڈر کور انجینئرز کو بھی لے کے گیا، بریگیڈیئر خالد کو، اور انہوں نے جا کے ہوا سے ساری چیزیں دیکھی، آن گراؤنڈ لوگوں سے ملے اور بریجز کو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہوگا لازمی. اور جو کہ جب لاسٹ ان کی لینڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ ہاف ڈیم کے اوپر، تو وہاں پہ بھی انہوں نے جلدی آپس میں پلان کیا کہ یہ سارے وائٹل بریجز ہیں کہ جن کو ہم نے فوراً جو ہے وہ مرمت کی طرف لے کے جانا ہے، اور ایف ڈبلیو کو بھی ظاہر اس میں شامل کرنا. تو یہ ساری چیزیں پلاننگ وائل فلائنگ وہ سارے ڈیمیج بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پلان بھی کر رہے تھے. اسی طرح کوسٹ گارڈ کے جو جنرل صاحب ہیں جو 26 جولائی کو ہی پروموٹ ہوئے تھے، اللہ نے ان کے بس 4-5-6 دن ہی پروموشن کے ان کی دنیا میں رکھے، وہ بھی کوسٹ گارڈ کے حساب سے جس طرح چونکہ ان کے ٹروپس اوتھل میں ہم میں ان سارے علاقوں میں جو بنتا ہے ہمارا ساحلی علاقہ بنتا ہے، ان کے ٹروپس بھی ہیں تو ان کو بھی ساتھ رکھا تاکہ وہ بھی ان کی جو ہے پراپر طریقے سے مدد کرنے میں لوگوں کی جو ہے
वो काम आ सके, उनके ट्रुप्स काम आ सके। और ये जो दोनों पायलट्स भी थे और जो फ्लाइंग मशीन भी थी, मेरे इत्तला के मुताबिक ये इंतहाई काबिल पायलट थे, तभी वो वीआईपी को फ्लाई भी कर रहे थे। और मशीन जो थी और हेलीकॉप्टर जो था वो भी परफेक्ट अपनी सिचुएशन के अंदर था, परफेक्ट किसी भी एक सीनियर ऑफिसर को लेकर जाने के लिए। वो वैसे तो सारी मशीन हमारी ठीक होती हैं, आर्मी मिशन माशाल्लाह इज नॉन फॉर के इसको कभी इस तरह के हादसात कभी सुनने में नहीं आए, जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर होते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आके मरकूज हो जाती हैं आपके बुरे वेदर के ऊपर, और जो बैड वेदर जब आप कन्फ्रंट कर जाएं तो मशीन जो है वो जब हवा में हो तो बिल्कुल वो हेल्पलेस होकर रह जाते हैं पायलट्स भी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखें कि उसमें कैसे हुआ था। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी पेन कर रही थी सुबह से, कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग मुख्तलिफ क्या सराहियां कर रहे थे। मैं हाथ जोड़ के सारी कौम से कहूँगा कि इनके एक तो शहीदों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी शहादत को कबूल करे जिस मकसद के लिए वो निकले हुए थे। लेकिन प्लीज इस किस्म की किसी भी क्या सराही से, मुबालगा राय से जो है वो परहेज करें, बिकॉज ना सिर्फ उनकी फैमिलीज बल्कि कंप्लीट आर्मी जो इस वक्त अपने सीनियर ऑफिसर्स के और जो इस दर्दनाक हादसा है अपने कमांडर्स की शहादत पे थोड़ा ढेर सारा रंज में है। बिल्कुल अहमद सईद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। खालिद अजीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, जो हेलीकॉप्टर लापता था, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पे जो मामूर था उसका मलबा मिल गया है, और ये इतलात हैं कि कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफराद जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। जी, ISPR ने इसकी तस्दीक कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक कौमी सानहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि इंतहाई कीमती जाने, और वो इस हाल में इस दुनिया से गए हैं कि वो उस वक्त भी इस कौम की खिदमत का फरीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे थे। और जो क़यामत बर्पा हुई है बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से, और जिस तरह से वो पूरे का पूरा सूबा जो है और ख़ास तौर पे ये इलाके जिनका के वो विज़िट कर रहे थे, वो मुकम्मल तौर पे उजड़ा हुआ है इस वक्त। और उसकी आबादी के लिए वहाँ के जो लोग हैं उनको रिलीफ देने के लिए जो ऑपरेशन जारी था, ये उसके जायज़ा मिशन पे भी थे। और इनके साथ चूँकि 2 इंतहाई टेक्निकल महारत के हामिल अफराद, एक जो हैं वो कोस्ट गार्ड के सरबराह थे, और इसके अलावा वहाँ उनकी अपनी कोर के जो इंजीनियरिंग के हेड थे उसको उन्होंने साथ लिया हुआ था। और डेफिनेटली यही लगता है कि वो इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि कम्युनिकेशन कहाँ से ब्रेक हुई है, रोड कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली, और वहाँ पे उनकी बहाली के लिए कौन से इक़दाम की ज़रूरत है। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि वो इतनी बड़ी जो तबाही है उसमें वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है लीडिंग फ्राम द फ्रंट, उसकी रोशन मिसाल जो है वो जनरल सरफराज अली उन्होंने कायम की कि वो ख़ुद मैदान अमल में आके, और इस हवाले से माज़रत चाहता हूँ, इस हवाले से वो देख रहे थे कि क्या किया जा सकता है और कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। लेकिन उनकी अजल ने उनको आ लिया। और अहमद सईद साहब जो बात कर रहे थे वो खासी लॉजिकल है कि बैड वेदर में जो है वो फ्लाइंग मशीन्स के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये रिस्क इसलिए लिया गया था ताकि लोगों को जो मसाइब हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उसका मुदावा करने के लिए फौरी इक़दाम किए जा सके। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये शहादत का आला तरीन दर्जा जो है वो उनके नसीब में आया है, और इसमें कौम उनके लिए दुआगो भी है, आज़ुर्दा है, अफसरदा है, और उनकी फैमिली जो है वो उसके साथ उनका जो कल्बी ताज़ियत है वो भी लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उनकी फैमिली था। खालिद अजीम साहब, आप साथ रहिए, आप अपना वक्त लीजिए। हम देखने वालों को एक ज़रा तफसील भी इस बारे में बता दें। मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शोहदा में शामिल हैं। ISPR ने कुछ तफसील जारी की है। शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शामिल हैं। मलबा वंदर के इलाके मूसा गोट के करीब मिला है, ISPR का ये बताना है। हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। इब्तदाई तफ्तीश इसकी ये बताती है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हुए हैं। ISPR का ये कहना है। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। ये हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ लापता हुआ था। बलूचिस्तान में ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था, और यहाँ पर इस इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की जा रही थी। इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शोहदा में शामिल हैं।
शहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शामिल हैं। मलबा बंदर के इलाके मूसा गोट के करीब से मिला है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। ये हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया, ये बात सामने आई है इब्तदाई तफ्तीश में। ऐसा कहना है तर्जुमान पाक फौज का। मलबा बंदर के इलाके मूसा गोट के करीब से मिला है और शहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शहदा में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद हो चुके हैं। लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबकी फीलिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला इस मुल्क के इन बहादुर बेटों की कुर्बानी के सदक़े इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारी दुआ है कि बलूचिस्तान में मुसीबत और आफत की इस घड़ी में घिरे हुए लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करे। और वज़ीर आज़म साहब पहले 2 दिन से भी वही थे, कल फिर वहाँ पे जा रहे हैं। और हमारी तमाम तरतावानाइयाँ अपने उन बहन भाइयों बच्चों बच्चियों के लिए जो इस तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। राना साहब ने बड़ी तफसील से बात कर दी। देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग उन्होंने बता दिया कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों कानून में मना किया गया। ये आईन पाकिस्तान ऐसा कहता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना, फॉर्म करना और सियासत में हिस्सा लेना आपका जमहूरी हक़ है, जिसे कि फंडामेंटल राइट के तौर पर फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कबूल किया। और इस हक़ को बहुत दफ़ा आला अदालतों ने इसकी तशरीह की और उन्होंने कहा कि ये हक़ जो है किसी से छीना नहीं जा सकता। लेकिन उसी आर्टिकल 17 के क्लॉज 3 में लिख दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर फॉर्म करें, इन अकॉर्डेंस विद लॉ करें। और एक बात की ताकीद की गई कि उसके जो आमदन हैं उसके ज़राए आपने कानून के मुताबिक बयान करने हैं। इसी वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होती है। उन्होंने हर माली साल के इख्तिताम के ऊपर फाइनेंशियल ईयर के उन्होंने हिसाब देना होता है कि उनकी आमदन कितनी, अखराजात कितने और आमदन के सोर्सेज, क्योंकि आइन कहता है कि शेयर डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इट्स इनकम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 8 साल पे जो कौम की नज़रें जमी हुई थी एक मुकदमे के ऊपर, और जिस फैसले को मुखर करने के लिए 9 वकील तब्दील किए गए, सैकड़ों एडजमेंट्स ली गई, सैकड़ों दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे हमले किए गए, उन पे चढ़ाई की गई, फिर रिटन माफ़ी मांग के उससे जान छुड़वाई गई। और अभी 4 दिन से मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मौक़र तरीन जमहूरी इदारों को अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब असम्बली और KP असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए और इलेक्शन कमीशन के सरबराह के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई गई। हालांकि शायद उन्हें ये पता भी ना हो कि इस मकरूह मंसूबे के पीछे असल क्या राज है जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन मौक़र मेंबरान और उनके सरबराह जो कि इस केस को पिछले कई सालों से सुन रहे थे, जनाब दुरानी साहब, जनाब जतोई साहब और जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब, उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये रिपोर्ट कौम के सामने रख दी है। यही उनका मैंडेट था। रिपोर्ट आपने देख ली, राना साहब ने भी आपके सामने बयान कर दिया। उसमें उसके 3 हिस्से हैं, जिसमें उन्होंने वो चीज़ें कि जो कानून के तहत प्रोटेक्टेड थी उनको एक साइड पे कर दिया, जो बैरूनी फंडिंग हुई है और जो कानून से मुतसादिम है उसका जिक्र कर दिया गया पैराग्राफ 50 पे तफसील के साथ। जो गैर मुल्की शहरी और ऐसे शहरी ख़ास तौर पे जो कि ड्यूल नेशनल्स नहीं हैं, जो पाकिस्तानी और बैरून मुल्क की, एक बात आई सुबह कि जी वो ड्यूल नेशनल्स तो नहीं, जी नहीं, वो फॉरेन नेशनल्स नहीं हैं। कानून उसकी तखसीस नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शहरियत जो है अमेरिकन है, जिनका ओरिजिन भारतीय है, जिनका ओरिजिन इसराइली है, शहरियत UK की है, शहरियत अमेरिका की है, वो सब आपके सामने हैं। एक और बात जो इलेक्शन कमीशन ने की कि 5 कंसेक्टिव साल जिसमें कि ये अंडर स्क्रूटनी थे, स्क्रूटनी के अमल का 5 साल 2008 से लेके 2012-13 तक, उन 5 सालों में जो हर साल डिक्लेरेशन जमा करवाया, आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे और कानून के ताबे इमरान खान साहब ने सरबराह पार्टी के तौर पे उस डिक्लेरेशन को उन्होंने
इनएक्यूरेट कहा, मिसलीडिंग कहा, कंसील्ड कहा, और साथ में ये भी कहा कि ना सिर्फ उस वक्त झूठ बोला गया बल्कि हेयरिंग के दौरान भी पीटीआई पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिकॉर्ड छुपाने की, अकाउंट्स छुपाने की, अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात के लिए ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है बल्कि ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। वो आदमी जिसकी सारी सियासत का दारोमदार चोर डाकू, रसीदें निकालो, मनी ट्रेल दो, इस बयानिए पे ऊपर कायम हो, बैरूनी साजिशों पे कायम हो और कहा जाए कि आपने बैरूनी इमदाद से हुकूमत करना चाहते हैं। भाई आपका तो पर्चा आउट हो गया, आपको तो पाकिस्तान के एक आईनी इदारे ने ये आपके डिक्री जारी कर दी, फैसला सादर कर दिया कि आपकी रसीदें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आपकी मनी ट्रेल जो है वो आपके बयानिए के ख़िलाफ़ है, आपका जो बयानिया बैरूनी इमदाद ना लेने का और बैरूनी ताकतों को सियासत में ना लाने का है, उसको रद्द तो आपने 83 करोड़ रुपया उनसे लेके उस बयानिए को रद्द कर दिया। तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। जवाज़ अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाज़ फराहम नहीं करेगा, कोई इजाज़त नहीं देगा। जैसे कि वज़ीर दाखिला ने फरमाया, लॉ इसमें बड़ा क्लियर है और आज का लॉ नहीं है। हमने इमरान खान न्याजी के लिए ये कानून साजी नहीं की, ये कानून साजी दो मुख्तलिफ अदवार में हुई। ये 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है और इवन इससे पहले के कानून में भी इसी तरह था। ये 1973 का आइन है जो सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है। और ये 2017 का वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कानून को डील करने वाला इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें उस वक्त की असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की। शेख रशीद साहब उस कमेटी के एक सीट के 7 मेंबर थे। ये कमेटी ऑफ होल थी जिन्होंने ये कानून बनाए। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून बड़ा सीधा है, एक लफ्ज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ एग्जामिन किया जाएगा रेलिवेंट क्वार्टर्स के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और ब्रीफिंग तैयार करके वफाकी हुकूमत के पास जब यह मामला आएगा, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम देखेगी कि कोई सियासी मुखासमत और मुखालफत की बात नहीं है। कहते हैं कि लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कानून अपना रास्ता लेगा। जो आइन में और आइन के ताबे बनाई गई कानून साजी में लिखा है कि अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका फिर नतीजा ये होगा, उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये एज सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। ये मामला पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गया जब हनीफ अब्बासी साहब एक पिटीशन लेके गए कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, इमरान खान के पास मनी ट्रेल नहीं है, इमरान खान ने करोड़ों रुपए की फंड रेजिंग करके अपनी सियासत चमकाई है। हसपताल के नाम पे लिए गए फंड्स को सियासी जमातों की, अपनी सियासी जमात की तशहीर के लिए, नौजवानों के जहन तब्दील करने के लिए, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, बैरूनी एजेंडा और बयानियाँ मुसल्लत करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कानून को सामने रखते हुए कहा कि ये जॉब हमारी नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। उन्होंने हवाले दिए सफ़ा 235 से 40 तक। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, तो उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और उसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, हम वो काम नहीं करना चाहते जो ड्यू कोर्स में बाद में होना है। तो आज आपने देख लिया, कौम ने देख लिया कि कानून ने अपना रास्ता दिया। इलेक्शन कमीशन ने बड़े तहम्मुल, तदब्बुर के साथ, सब्र के साथ इनकी प्रोसीडिंग सुनी, इनकी मर्ज़ी की इनको तारीखें दी, इनके मर्ज़ी के औकात तय किए, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स इनको कई माह पहले दे दी, और आज डिलिबरेट करने के बाद ये एक वेल थॉट ऑफ फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड
اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فورن بینکس کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ، قومی اداروں کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ یہ جو آج انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک منٹ اور دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود ہی الزام لگا کے، خود ہی جھوٹا کیس بنا کے، اپنے کسی ٹوڈی شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کو چور ڈاکو۔ آج ایک آئینی ادارے نے جو ہے وہ اسے چور ڈکلیئر کیا ہے، اسے جعل ساز ڈکلیئر کیا اور اسے جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شرم، ویسے ہے تو نہیں، لیکن اسے کوئی شرم ہے تو اسے چاہیے کہ آج وہ اپنے ان الفاظ سے معافی مانگے لوگوں سے جن کے خلاف وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا رہا ہے، اور خود جو ہے وہ مستعفی ہو۔ جی وہ صرف فارن فنڈنگ اور کیونکہ قانون میں ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو وہ چلاکی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جس طرح سے یہ سیکشن 212 میں ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پڑھیں کہ آیا اس میں یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی۔ وہ 34 لوگ کون ہیں، وہ فارن نیشنل ہے یا نہیں ہے، وہ 351 کمپنیز کون ہیں، وہ فارن کمپنیز ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ فارن ایڈڈ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اور فارن فنڈنگ، اس میں جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں۔ اور اب تک کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا، کسی جو فیکچول پوزیشن جو اس فیصلے میں دی گئی ہے، ایک بات کے بارے میں نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایک بات۔ اور اگر بات اب تک کی ہے تو صرف یہ کی ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ایسے ہی جی وہ آڈیٹر نے، وکیل نے جو ہے وہ جہاں پہ کہا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ سائن کر دیے تو اس لیے جناب وہ جو انہیں کیا، آپ کو پتہ ہی انہیں کیا، کبھی کوئی اس طرح سے اگنورینس آف لا جو ہے دیٹ از نو ایکسکیوز، کبھی اس طرح سے بھی کوئی ہے کسی کی معافی ہو سکتی ہے۔ جی یہ دیکھیے، یہ پیرا 50 جو آج کی رپورٹ ہے، پیرا 50 پیج 65 پہ پوری تفصیل کے ساتھ 10 مختلف ہیڈز کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ وہ ساری فنڈنگ ہے جو کہ اس کیس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، اور یہ فورن سورسز سے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اور نو پی ٹی آئی از فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی۔ رانا صاحب جی عرض یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو لاحق کیا؟ نمبر 1۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیا وہ بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے یا دوسرا اس کا فیصلہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آغاز میں کہا گیا کہ اللہ پاک تمام شہداء کے درجات بلند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس معاملے پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے۔ ابھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔